चलिए, तो अब हम लोग एंडोक्रिनोलॉजी में है। इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में हमने सभी जानकारी ले ली है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और मिनरल भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसी पिल्स भी हम लोग देखे हैं। अभी एंड्रोजन्स के बारे में देख लेते हैं। तो एंड्रोजन्स हैं मेनली मेल सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, और उनका सिक्रीशंस भी उसी प्रकार से होता है। टेस्टिस के सेल्स में से होता है। मेनली जो लेडिक सेल टेस्टिस के अंदर होता है, उसके अंदर से उसका प्रोडक्शन होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH एंड LH। मेनली LH के अंडर इन्फ्लुएंस से होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, और जो सिक्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस में से बनता है। अब इसमें भी सेम प्रकार की इनहिबिटरी मैकेनिज्म्स रहती है। अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो फीडबैक मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाता है, और वो इनहिबिट करता है अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस को। फीडबैक इनहिबिशंस के लिए उनके पास एक और मैकेनिज्म रहती है कि इनहिबिन नाम का हार्मोन भी रिलीज़ करता है, जिससे भी सेम सिस्टम चलती है। तो वो उसका ज़्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है नहीं, तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कशंस नहीं करेंगे। मेनली इसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से और जो सेक्स हार्मोन्स काम करते थे। चलिए, तो मेन जो एंड्रोजन्स होते हैं उसमें मेन 4 नाम यहाँ पे आपको दिखेंगे। एक रहेगा टेस्टोस्टेरोन, दूसरा रहेगा डाईहाइड्रोस टेस्टोस्टेरोन, जिसे DHT भी कहा जाता है। एंड्रोस्टेनेडियोन एक होता है, और डीहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेनेडियोन करके वो होता है। अभी ये जो लास्ट दो हैं, एंड्रोस्टेनेडियोन और डाईहाइड्रो एपीएंड्रोस्टेनेडियोन, वो कंपैरेटिवली लेसर पोटेंट है। जो ज़्यादा पोटेंट है वो है टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। तो मेनली जो ड्रग्स एक्ट करती है, ये इन्हीं दो हार्मोन्स को मॉड्यूलेट करके काम करती है। और दूसरी एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन जो है डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के अंदर कन्वर्ट होता है, और उसके बाद डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन के कुछ एक्शंस क्रिएट होती है। कुछ एक्शंस टेस्टोस्टेरोन की खुद की होती है, कुछ एक्शंस डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की होती है। ये दोनों अपने रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके इवेंचुअली इफेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो जिस एंजाइम की मदद से टेस्टोस्टेरोन का डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्जन होता है, वो एंजाइम का नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। तो जब भी हमें डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए, या तो फिर डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की ओवर एक्टिविटी हो गई हो, उस सिचुएशन में हम लोग ये एंजाइम को इनहिबिट कर सकते हैं, और जिससे DHT की एक्शंस को कम कर सकते हैं। दूसरी एक बात याद रखनी है कि जो टेस्टोस्टेरोन है, जैसे हमने लास्ट जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन में देखा था कि पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर जो ईस्ट्रोजन होता है उसमें कन्वर्ट होता है, टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्राडियोल कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एरोमेटेज। ठीक है, तो ये जो टेस्टोस्टेरोन है ईस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होने लगता है, तो ये एरोमेटेज एंजाइम्स इसको हेल्प करता है। तो जब भी हाइपर ईस्ट्रोजेनिक कंडीशंस होती है, जैसे ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर जैसी सिचुएशंस होती है, तो जहाँ पे हमें ईस्ट्रोजेनिक एक्शंस को कम करना है, तो वहाँ पे हम लोग ये एरोमेटेज इनहिबिटर्स का यूज़ कर सकते हैं, और ईस्ट्रोजन जो डेवलपमेंटल प्रोसेस हैं वो पेरिफेरल टिश्यूज़ में कम कर सकते हैं। चलिए, कुछ एक्शंस देखते हैं टेस्टोस्टेरोन की। जिस प्रकार से हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शंस देखी थी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की, उसी प्रकार से कुछ फिजियोलॉजिकल एक्शंस हैं टेस्टोस्टेरोन की। अगर बाहर से दिया जाए तो वो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस भी क्रिएट करती है। तो पहले कुछ फिजियोलॉजिकल एक्शंस देखते हैं कि टेस्टोस्टेरोन और डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन दोनों कंबाइंड किस किस प्रकार की इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो ऑब्वियसली मेल्स में जो एक्सटर्नल जेनाइटलियाज हैं, तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों जो जेनाइटल्स डेवलपमेंट होते हैं, उनमें टेस्टोस्टेरोन और DHT दोनों का रोल होता है। इवन स्पर्म प्रोडक्शंस में। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स मेल में डेवलप करना, जैसे फेशियल हेयर, प्यूबिक हेयर और एक्सिलरी हेयर जो डेवलप करना होता है, वो मेल टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस के अंदर होता है। ये एक एनाबॉलिक हार्मोन है, तो उससे मसल डेवलपमेंट होता है, तो जो मेल मस्कुलर डेवलपमेंट इससे होता है। जो वॉइस है वो भी डिपनिंग होता है, क्योंकि ग्रोथ ऑफ लैरिंग्स होता है। अगर ज़्यादा दिया जाए तो ज़्यादा हो जाए तो जो बोन ग्रोथ है वो इनहिबिट होता है। स्किन थिकनिंग होता है, सबक्यूटेनियस फैट इससे कम होता है। मैन में बिहेवियरल चेंजेस होता है, जैसे हमने बात की एक एनाबॉलिक है, तो नाइट्रोजन रिटेनिंग इफेक्ट्स होता है। इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी भी इससे बढ़ती है, तो इरिथ्रोसाइट डेवलपमेंट, इरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी बढ़ती है। और जो अच्छी इफेक्ट नहीं है वो है LDL कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना। तो LDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और HDL कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो ऑब्वियसली ये जो इफ़ेक्ट्स हैं फिजियोलॉजिकल, अगर बाहर से दी जाए तो ऑब्वियसली इस प्रकार की इफ़ेक्ट आएगी। इससे अलावा भी क्या एक्शंस क्रिएट होती है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अगर लार्जर डोज ऑफ टेस्टोस्टेरोन दिया जाए तो ऑब्वियसली हम लोग फीडबैक इनहिबिशन अचीव कर सकते हैं, गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशंस कम कर सकते हैं।
तो उस प्रकार की अगर सिचुएशंस है जहाँ पे हमें गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशंस को कम करना है तो वो भी विद द यूज़ ऑफ टेस्टोस्टेरोन हम लोग अचीव कर सकते हैं। अगर फीमेल्स में दिया जाए एंड्रोजन डेरिवेटिव्स तो उसमें मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो सकते हैं। जैसे हमने बात की कि ये एनाबॉलिक हैं, इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शंस बढ़ाते हैं एंड्रोजन्स, इवन प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ाते हैं, जो प्रोटीन का जो ब्रेकडाउन है वो कम होता है। तो इसीलिए जब भी वेस्टिंग सिचुएशंस होती है, डिलेटेड वास्टिंग या फिर हाइपर कैटाबॉलिक स्टेट होता है, तो उस टाइम पे ये जो एंड्रोजन्स हैं ये एक एनाबॉलिक इफेक्ट्स डेवलप करने में काफ़ी बेनिफिट होते हैं। और जैसे हमने बात की कि नाइट्रोजन बैलेंस इंक्रीज़ करते हैं, साथ साथ पोटेशियम, सल्फ़र, सोडियम, क्लोराइड, वाटर ये सब रिटेन करने को हेल्प करते हैं। तो ये कुछ एक्शंस थी फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अभी यूजेस देखते हैं कि जो अगर बाहर से दिया जाए मेनली तो टेस्टोस्टेरोन इनांथेड हम लोग यूज़ करते हैं। किस कंडीशंस में यूज़ किया जाता है, तो ऑब्वियसली पहला एंड मोस्ट कॉमन यूज़ है कि अगर टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी है, तो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो उसे कहा जाता है हाइपोगोनाडल मैन, जिसमें इनफ टेस्टोस्टेरोन नहीं है और जिससे इवेंचुअली उसकी इफेक्ट नहीं आ रही है। तो उस सिचुएशन में हम लोग बाहर से इंट्रामस्कुलरली दे सकते हैं, ट्रांसडर्मली भी दिया जा सकता है, लेकिन साथ में लीवर फंक्शन के ऊपर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे लीवर एडिनोमास और कैंसर्स भी हो सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन जैसे हमने बात की कि पॉजिटिव इरिथ्रोपोइटिक इफेक्ट है, इरिथ्रोसाइट प्रोडक्शंस बढ़ता है, लेकिन कई बार हमें उसके ऊपर भी ब्लड काउंट्स जैसे हमने बात की कि उसके ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है कि ज़्यादा ना हो जाए, अदरवाइज पॉलीसाइथीमिया हो जाएगा और हाइपरटेंशन भी हो जाएगा बिकॉज ऑफ इरिथ्रोपोइटिक एक्शंस। तो वो भी चीज़ के ऊपर हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ब्लड काउंट करवाना और लीवर फंक्शन टेस्ट ये दोनों बहुत ज़रूरी है जब भी हम लोग एक्सटर्नली एंड्रोजन दे रहे हैं। तो दूसरे यूजेस हैं कैटाबॉलिक स्टेट, जैसे हमने बात की कि एक एनाबॉलिक हार्मोन्स है, तो एक्यूट इलनेस है, सीवियर ट्रोमा, सर्जरी, ऐसी सिचुएशंस में जब भी हमें कैटाबॉलिक सिचुएशंस को कम करना है, एनाबॉलिक इफेक्ट्स क्रिएट करना है, मसल मास को कटने से रोकना है, तो उस सिचुएशंस में हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। एड्स रिलेटेड मसल वास्टिंग हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो उसमें भी कम करने के लिए हम लोग बाहर से एंड्रोजन्स का यूज़ करते हैं। ये एक अब्यूज़ पोटेंशियल वाली ड्रग है। कई बार पूछते हैं कि कुछ नाम बताइए कि कौन कौन सी ड्रग्स एज ए अब्यूज़ यूज़ की जाती हैं स्पेशली बाय एथलीट्स, क्योंकि ये क्या है, एनाबॉलिक ड्रग है, इसमें एनाबॉलिक प्रॉपर्टी है, तो मसल मास डेवलप करता है, ठीक है, इरिथ्रोपोइटिक इफेक्ट डेवलप करता है, तो मसल डेवलप होगा, इरिथ्रोपोइटिक इफेक्ट डेवलप होगा, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, ठीक है, बॉडी का। तो इसीलिए काफ़ी सारे एथलीट्स इसका मिसयूज़ करते थे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, उसमें भी जो पूरा जो स्क्रीनिंग किया जाता है उसमें एनाबॉलिक हार्मोन्स के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट्स किए जाते हैं। ये काफ़ी सारा मिसयूज़ जिम में भी होता है। आप जिम में जाएंगे तो आपको बताएंगे स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लिया है, तो लेमन टर्मिनोलॉजी स्टीरॉइड्स है, बट एक्चुअली व्हाट इज़ इट की वो यही है, ये एनाबॉलिक हार्मोन्स हैं। तो एंड्रोजन्स लेते हैं जिससे क्या होता है कि मसल मास डेवलपमेंट होता है, लेकिन कई बार आप देखेंगे कि वो लोग कहेंगे कि सर ये मत लीजिए, इससे फिर आपको बच्चा पैदा करने में दिक्कत होगी। इन अ वे व्हाट दे वांट टू से इज़ कि एक आप एनाबॉलिक हार्मोन ले रहे हैं, बाहर से आप एडिशनली टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं, जिससे क्या होगा, आपका मसल मास तो डेवलप होगा, ठीक है, एनाबॉलिक सिचुएशंस भी डेवलप होंगी, लेकिन बिकॉज नाउ यू आर प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल टेस्टोस्टेरोन, तो ऊपर से फिर फीडबैक इनहिबिशन हो जाएगा एंड दैट मे प्रोड्यूस समटाइम इम्पोर्टेंस या फिर सेक्सुअल चेंजेस आपके बॉडी के अंदर हो सकते हैं। तो इसीलिए वो लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है। सो ऑल इन ऑल ये आपकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, इरिथ्रोपोइसिस बढ़ाता है, तो मसल डेवलपमेंट जो करते हैं, जो कहते हैं कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लेते हैं, वो यही है। जो अगर इनफ टेस्टोस्टेरोन नहीं है, प्यूबर्टी डिले हो रही है, प्यूबर्टल चेंजेस नहीं हो रहे हैं, तो उसमें भी दिया जा सकता है। और कुछ रेयरली पहले ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस भी इसमें ट्राई किया गया था, लेकिन अब नहीं यूज़ होता है। बिस्फोस्फोनेट्स से हमने बात की कि फर्स्ट लाइन ड्रग्स है। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की बात करें तो जैसे बात की थी कि मस्कुलिनाइजिंग इफेक्ट्स फीमेल्स में डेवलप होती हैं, तो फीमेल्स में मस्कुलिनाइजिंग एक्शंस थोड़ा मेल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करती हैं। उसमें एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होता है, स्पेशली फेशियल हेयर ग्रोथ होता है। उनका जो फिर साइकिल है वो चेंजेस होता है, एमेनोरिया होता है,
और क्लिटोरिस का एनलार्जमेंट हो जाता है बिकॉज इट्स अ पेनाइल डेवलपमेंट एरिया है, तो वहाँ से क्लिटोरल एनलार्जमेंट हो जाता है, वॉइस डीपनिंग होता है, तो फीमेल्स में पूरे मेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं। हमने बात की कि ऑलरेडी जो लिपिड के ऊपर, लीवर के ऊपर जो एक्शंस हैं स्पेशली, तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ाता है, तो इससे एथेरोस्क्लेरोसिस का खतरा बढ़ता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल कम करता है। अगर प्रेगनेंसी में दिया जाए तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो मस्कुलिनाइजेशन फीमेल फीटस अगर होता है तो उसका मस्कुलिनाइजेशन होता है, और अगर मेल है तो अंडर मस्कुलिनाइजेशन होता है। और जैसे हमने बात की सभी इलेक्ट्रोलाइट्स को रिटेन करता है, तो सोडियम रिटेंशन हो तो एडिमा होगा, तो हार्ट, किडनी या फिर कोई कार्डियोवास्कुलर सिचुएशन होगी तो वर्सन भी हो सकती हैं। एक स्पेसिफिक एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कई बार एमसीक्यू के अंदर पूछते हैं, वो है प्लियोसिस हिपेटिका। ठीक है, तो ये जो एंड्रोजन डेरिवेटिव्स हैं उससे प्लियोसिस हिपेटिका होती है, स्पेशली उसके जो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं जैसे मिथाइल टेस्टोस्टेरोन या फ्लूऑक्सीमेस्टेरोन जैसी जो ड्रग्स हैं वो देने से प्लियोसिस हिपेटिका होता है। अब क्या होता है प्लियोसिस हिपेटिका मीन्स की, जैसे यहाँ पे पिक्चर में बताया गया है, ये आपको एबनॉर्मल ब्लड फिल्ड कैविटीज़ दिख रही होंगी, तो लीवर के अंदर एबनॉर्मल ऐसी ब्लड फिल्ड कैविटीज़ दिखती हैं बिकॉज ऑफ ट्रिमेंडस वाजोडाइलेशन। तो ऐसी सिचुएशन स्पेशली कुछ ड्रग्स से होती हैं जिसे प्लियोसिस हिपेटिका कहते हैं। कोलेस्ट्रोटिक जॉन्डिस भी होता है, तो लीवर के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है, जैसे हमने बात की कोई भी एंड्रोजन्स देते हैं तो एक्ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इरिथ्रोसाइटोसिस होता है, ब्लड काउंट के ऊपर ध्यान रखना ज़रूरी है। गाइनेकोमस्टिया होता है और एज़ोस्पर्मिया भी मेल्स में देखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो जिम वाले हैं हमें कई बार इससे वार्न करते हैं। लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जैसे हमने बात की प्रेग्नेंट फीमेल है तो ना ही ले, बच्चों में ना दे। ऑलरेडी कोई एंड्रोजन डिपेंडेंट कैंसरस कंडीशंस हैं, जैसे मेल के अंदर प्रोस्टेट सिचुएशंस या मेल ब्रेस्ट कैंसर्स हैं, तो वो एंड्रोजन डिपेंडेंट कार्सिनोमा वाली सिचुएशंस है, तो उसमें भी नहीं देना चाहिए। और जैसे हमने बात की बिकॉज ऑफ द इडिमाटस सिचुएशंस, लिपिड लेवल पे नॉर्मल एक्शंस और जो सॉल्ट रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, इसकी वजह से कार्डियक और रीनल कंडीशंस में भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो अभी तक क्लियर है सब कुछ ऑलमोस्ट, अभी उसकी फिजियोलॉजिकल एक्शंस, यूजुअल फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, उसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस और साइड इफ़ेक्ट्स हमने ऑलमोस्ट देख लिए हैं। अभी हम लोग कुछ ड्रग्स देखने जा रहे हैं जिससे हम लोग ये टेस्टोस्टेरोन की जो इफेक्ट है उसे मोड्यूलेट कर सकते हैं। तो एक ड्रग जो उससे जुड़ी हुई है जिसे डायनाजोल कहा जाता है। अभी जो डायनाजोल है वो एंड्रोजेनिक ड्रग है, लेकिन साथ में उसकी प्रोजेस्टेशनल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दोनों एक्टिविटी है, तो स्टीरॉयडल एक्टिविटी भी है, प्रोजेस्टेशनल एक्टिविटी है और एंड्रोजेनिक एक्टिविटी भी है। तो एक ऐसा कह सकते हैं कि एक प्रोजेस्टेरोन है जिसमें एंड्रोजेनिक एक्टिविटी भी है। तो ऑब्वियसली ये देने से क्या होगा कि गोनाडोट्रोपिन सिक्रीशंस कम होगा बिकॉज ऑफ फीडबैक इनहिबिशंस। तो ये यूज़ किया जाता है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस की ट्रीटमेंट जहाँ पे हाइपर एस्ट्रोजेनिक सिचुएशंस हैं उसके अंदर वो कम करने के लिए, कट ऑफ करने के लिए, ऊपर से गोनाडोट्रोपिन का सिक्रीशंस बंद करने के लिए हम लोग ये एक रिजॉर्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। लेकिन साइड इफ़ेक्ट्स जैसे सभी की है बिकॉज इट्स हैविंग एंड्रोजेनिक पोटेंशियल, इवन प्रोजेस्टेशनल पोटेंशियल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो सब साइड इफ़ेक्ट्स होंगी। इससे जुड़ी हुई मेनली वेट गेन, इडीमा, एक्नी, हेयर ग्रोथ, हॉट फ्लशेस, लिबिडो, हिपेटिक डैमेज, सो ऑल आर अंडरस्टूड। ठीक है, बिकॉज ऑफ सभी हार्मोनल साइड इफ़ेक्ट्स इससे पॉसिबल है। चलिए अब समझते हैं एंटी एंड्रोजन्स में इसके। अब इस टाइप की सिचुएशंस जहाँ पे हमें एंड्रोजेनिक एक्शंस नहीं चाहिए, तो हम किस प्रकार से ड्रग्स डेवलप कर सकते हैं या फिर बनाई गई है जिसमें एंड्रोजेनिक एक्शन कम हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तो या फिर पहले आप ऊपर से यूज़ करें, जैसे हमें यहाँ पे हाइपोथैलेमस में से सबसे पहले गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होता है, तो वो उसे ही बंद कर दो, तो पिट्यूटरी पे एक्शन नहीं आएगी, ऊपर से FSH का रिलीज़ नहीं होगा और आगे का पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो वो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, GnRH एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो हम लोग GnRH एंटागोनिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं और GnRH एगोनिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों एगोनिस्ट हमने देखे थे कि पल्सेटाइल मैनर में दिया जाए या फिर कंटिन्यूस मैनर में दिया जाए, तो अलग अलग यूज़ होता है। तो ये एक अप्रोच है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। दूसरा अप्रोच क्या है कि टेस्टिस के ऊपर आ जाते हैं। फिर जो गोनाडोट्रोपिन्स की इफेक्ट आती है टेस्टिस के ऊपर, उसके अंदर से हम जैसे पता है कि टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस होता है। तो जो टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है उसके अंदर भी काफ़ी सारे हार्मोन्स, काफ़ी सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर वो एंजाइम्स को इनहिबिट कर दिया जाए,
जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे कीटोकोनाजोल ड्रग है, तो कीटोकोनाजोल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शंस में जो हार्मोन्स कुछ होते हैं उसके साथ इंटरफेरेंस करती है। तो जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, सॉरी, तो वो एंजाइम्स इनहिबिट करती है और जिसकी मदद से टेस्टोस्टेरोन का सिंथेसिस नहीं हो पाता। तो पहला अप्रोच ये है कि जो स्टीरोइडल सिंथेसिस या तो फिर एंड्रोजन सिंथेसिस है वो आप बंद कर दीजिए, या तो ऊपर से बंद कर दीजिए या फिर लोकली बंद कर दीजिए। पॉइंट नंबर 2, अगर टेस्टोस्टेरोन बनता है तो उसे डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट होने के लिए एक एंजाइम लगता है, जैसे हमने बात की, जिसका नाम है 5 अल्फा रिडक्टेज। तो अब उसे बंद कर दीजिए। तो उसके लिए जो ड्रग्स बनाई गई है उसे कहा जाता है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसमें फिनास्टेराइड और दूटास्टेराइड जैसे कुछ ड्रग्स हैं। और लास्ट में डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन बनता है, वो अपने रिसेप्टर्स के ऊपर काम करती है। तो आप रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दीजिए विद द हेल्प ऑफ एंटागोनिस्ट। तो एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट बनाए गए हैं जो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी मदद से डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन उसके ऊपर काम नहीं कर पाता है, ठीक है। जैसे फ्लूटामाइड, सिप्रोटेरोन एसीटेट, स्पाइरोनोलैक्टोन जैसे कुछ ड्रग्स हैं। तो ये कुछ मेजर एक्शंस हैं जिससे हम लोग एंटी एंड्रोजेनिक एक्शंस ले सकते हैं। तो जैसे हमने बात की, कुछ एंजाइम्स को इनहिबिट करते हैं जो स्टीरोइड सिंथेसिस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है। तो कीटोकोनाजोल ड्रग है जो इनहिबिट करती है इवन एड्रेनल एंड गोनाडोल स्टीरोइड हार्मोन सिंथेसिस है उसे बंद करती है। तो जब भी जो टेस्टोस्टेरोन एक्सेस वाली सिचुएशन हो जाती है उसमें काम आता है, जैसे प्रोस्टेटिक कैंसर्स, तो उसके ट्रीटमेंट में यूज़फुल है। लेकिन ये अब यूज़ नहीं होती है बिकॉज इट्स अ नॉन सिलेक्टिव, तो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हम यूज़ नहीं कर सकते, उससे सीरियस दूसरी भी साइड इफ़ेक्ट्स होती हैं। एस्ट्राडायोल प्रोडक्शन बन जाता है, कंपनसेटरी बढ़ जाता है, जिसकी मदद से गायनेकोमस्टिया भी हो सकता है। सो कंपेरेटिव एस्ट्राडायोल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है जिससे गायनेकोमस्टिया हो सकता है। ये एक साइड इफेक्ट्स यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है। एक दूसरी एक ड्रग है जो स्टीरोइड सिंथेसिस इनहिबिशंस करती है, वो है एबिराटेरॉन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमने जैसे बात की थी, जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड वाला भी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे भी शायद ये ड्रग के बारे में बात की थी कि जो कोलेस्ट्रॉल के अंदर से पूरा जो स्टीरोइडल हार्मोन सिंथेसाइज होता है, जिसमें मिनरल कॉर्टिकॉइड बनते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बनते हैं, और फिर एंड्रोजन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, वो सब बनते हैं ना, सेक्सुअल हार्मोन्स बनते हैं। तो वो सभी इंटरकनेक्टेड है, तो विद द हेल्प ऑफ फ्यू ऑफ दी एंजाइम्स, तो ये एंजाइम्स को बंद करते हैं एंड इवेंचुअली जो प्रोडक्शंस है टेस्टोस्टेरोन का वो बंद होता है। तो एबिराटेरॉन ऐसी एक्टिव प्रो ड्रग है जो स्पेसिफिकली 70 अल्फा हाइड्रोक्साइलेज और 70-20 लाइज, ये जो एंजाइम्स हैं उसको बंद करती हैं, और जिससे कॉर्टिसोल का और एंड्रोजन का सिंथेसिस कम होता है। तो ज़्यादा ही, बिकॉज ये नॉन सिलेक्टिव होने की वजह से याद ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी रिफ्रैक्टरी केसेस होते हैं, कास्ट्रेशन जिसमें हम लोग नहीं कर सकते, मीन्स के सर्जिकली रिमूव नहीं कर सकते, तो उस केसेस में इससे चांस लिया जा सकता है। इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, और आपके इंटरनल्स में, वाइवा में इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर, तो ये एंजाइम है टेस्टोस्टेरोन को डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है, जिससे हम लोग बंद करते हैं, जिससे डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की एक्शन कम होती है। अब डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की एक्शन क्या है, जो मेन एक्शन है, जो सिग्निफिकेंट एक्शन है, पहली तो ग्रोथ ऑफ द प्रोस्टेट। तो प्रोस्टेट ग्रो करता है, लेकिन अगर डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की एक्शन बढ़ जाएगी तो प्रोस्टेटिक ग्रोथ ज़्यादा होगा, जिससे इवेंचुअली हमारे यूरेथ्रा के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो यूरिन निकलने में दिक्कत होगी, जिसे कहा जाता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया, ठीक है, जिसे BPH भी कहा जाता है। ENS के अंदर ये कंडीशन आप देख चुके हैं, जिसमें मेनली क्या होता है कि बिकॉज इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन सिचुएशंस, यूरेथ्रा को ऑब्स्ट्रक्ट करके रखा हुआ है, तो पेशेंट को क्या फील होगा कि मुझे यूरिनेशन जाना है, लेकिन जब जाएगा तब क्या है कि उसको बहुत प्रेशर करना पड़ेगा। तो बहुत प्रेशर करने की वजह से फिर उसको धीरे धीरे ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन होगा, तो हर एक बार यूरिनेशन के लिए खड़ा होना पड़ेगा, यूरिन जाना पड़ेगा। तो एल्डर पेशेंट्स में ये होता है, बेचारे को रात को जाना पड़ता है, उनको हमेशा ऐसा लगता है कि यूरिन जाना पड़ेगा, जाएंगे तो बहुत ज़ोर करना पड़ता है, यूरिन नहीं निकलता है, फ्यू ड्रॉप्स निकलते हैं, यूरिन रिटेन रहता है, UTI इन्फेक्शंस हो जाता है, कई बार ऐसे जाने की वजह से एक्सीडेंटल फॉल भी होता है और फ्रैक्चर एडिशनल होता है। तो काफ़ी सारी इंटरकनेक्टेड चीज़ें हैं जो BPH से जुड़ी हुई है। इसको ट्रीट करने के लिए जैसे हमने बात की थी कि एक ऐसी ड्रग्स दे सकते हैं जो सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट करे, मीन्स कि स्पिंक्टर को थोड़ा रिलीज़ करे, जिससे यूरिनेशन पास हो। तो ऐसे हमने वहाँ पे अल्फ़ा ब्लॉकर शायद देखी थी ड्रग्स, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं।
और इसके अलावा अगर जो मेन कंपोनेंट है उसके ऊपर काम करना है तो 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स को यूज़ करते हैं, वो इवेंचुअली जो DHT का लेवल है वो कम करती है। दूसरी चीज़ है मेल पैटर्न बाल्डनेस। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की वजह से ही अगर आप देखेंगे तो मेल्स के अंदर साइड में से बाल धीरे धीरे झड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो आप कहेंगे कुछ भी हो, लेकिन दैट इज़ बिकॉज ऑफ द हार्मोनल इफेक्ट्स, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग दैट यू हैविंग हार्मोन्स। डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की ज़्यादा इफेक्ट्स होने की वजह से ही वो मेल पैटर्न बाल्डनेस होने लगता है। सो अगर उसको ट्रीट करना है तो हमें कंपेरेटिवली फिर डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का लेवल कम करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग टेस्टोस्टेरोन डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन कम करेंगे तो उससे फिर आपका सेक्सुअल इफेक्ट भी होगा, ठीक है। और थर्ड थिंग है फीमेल्स के अंदर हर्सुटिज्म। ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि फीमेल्स के अंदर DHT बढ़ने से हर्सुटिज्म एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होता है, तो वो ऑब्वियसली कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए जो ड्रग्स हैं उसके कुछ नाम है फिनास्टेराइड, दूतास्टेराइड, तो स्टेराइड करके कुछ ड्रग्स हैं। जैसे हमने बात की 3 कंडीशंस, BHP की ट्रीटमेंट, मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल के अंदर हर्सुटिज्म है, तो उसमें DHT का प्रोडक्शंस कम करने के लिए यूज़ की जाती है। ये मेन उसके 3 यूजेस हैं। EDRs क्या होगी, बिकॉज DHT आप कम कर रहे हैं तो जैसे हमने की कि हाइपोसेक्सुअल इफेक्ट होंगी, तो सेक्सुअल ड्राइव कम होगी, इम्पोर्टेंस भी होगा, गायनेकोमस्टिया भी होने के चांसेस हैं और स्किन रैशेज भी हो सकते हैं। तो ये इन ब्रीफ हो गया 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स के बारे में। अब हम लोग डिस्कशंस करेंगे एंड्रोजन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट के बारे में। तो हमने स्टेरॉयडल सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया, हमने DHT का जो प्रोडक्शन है उसे इनहिबिट कर दिया। अब हम लोग देखेंगे कि DHT जो रिसेप्टर्स के ऊपर काम करता है, अगर इसे ब्लॉक किया जाए तो किस प्रकार से इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं। तो उसमें एक ड्रग थी, अब कम यूज़ होती है, जिसका नाम है सिप्रोटेरॉन एसीटेट। ये काइंड ऑफ एक प्रोजेस्ट्रॉन के तौर पे ड्रग यूज़ होती है जिसमें एंटी एंड्रोजेनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो कई बार OC पिल्स में इसका यूज़ भी किया गया था कि एज अ प्रोजेस्ट्रॉन डेरिवेटिव्स यूज़ किया जाता था, साथ में एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। लेकिन उसका ज़्यादा यूज़ किया गया था जब भी हाइपर एंड्रोजेनिक सिचुएशंस हो, जैसे यहाँ पे देखा है कि हर्सुटिज्म जैसे सिचुएशंस हो, एज अ कंपोनेंट ऑफ OC पिल्स, जैसे हमने बात की कि एक्सेसिव मेल हार्मोन वाली सिचुएशंस हो या फिर कॉस्मेटिक सिचुएशंस हो, तो वो सब में ही यूज़ किया जाता है। कई बार हाइपर सेक्सुअलिटी मेल में भी हो जाती है, ऐसे कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जब जिसमें हाइपर सेक्सुअलिटी होती है, तो उसे कम करने के लिए भी इस ड्रग का यूज़ किया जाता है। तो ये जो ड्रग है, लेकिन अगेन स्टीरॉयडल ड्रग है जो एंड्रोजन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है। तो जो स्टीरॉयडल साइड इफ़ेक्ट्स कम हो इसीलिए नॉन स्टीरॉयडल ड्रग्स बनाई गई हैं, जिसमें फ्लूटामाइड, बिकालूटामाइड, ऐसी कुछ टामाइड से एंड होने वाली ड्रग्स हैं, नीलूटामाइड, ये सब देखेंगे तो एपालूटामाइड। सो लूटामाइड, फ्लूटामाइड बहुत ही प्रोटोटाइप ड्रग है, तो ये आप याद रखें। तो ये ड्रग्स हैं जो जो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स हैं उसको ये ब्लॉक करती हैं और मेनली यूज़ होती हैं प्रोस्टेट कैंसर जैसे सिचुएशंस में, ठीक है। दूसरी इसमें क्यों बेनिफिट है प्रोस्टेट कैंसर में, जैसे हमने बात की GnRH एगोनिस्ट भी यूज़ किए जाते हैं जैसे लुप्रोलाइड, लेकिन वहाँ पे हमने बात की थी कि अगर वो यूज़ करते हैं तो इनिशियली एगोनिस्टिक एक्शंस क्रिएट होती हैं जिससे प्रोस्टेटिक कैंसर्स फ्लेयर अप होता है, ज़्यादा होता है, सिम्टम्स एक्सैजरेट होते हैं, फिर धीरे 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 फीडबैक इनिबिशंस काम में आता है और धीरे 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 एंड्रोजन प्रोडक्शंस कम होने लगता है। तो जो इनिशियल फ्लेयर अप है अगर आपको उसको कंट्रोल करना है तो आप एंड्रोजन रिसेप्टर्स ब्लॉकर साथ में दे सकते हैं। तो उस टाइप की जो फ्लेयर अप रिएक्शंस हैं उसको कम करने के लिए भी ये काम में आता है। बिकॉज यू आर एंटागोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ DHT एंड द टेस्टोस्टेरोन, तो ऑब्वियसली उससे गायनेकोमस्टिया हो सकता है। एंड्रोजन्स के ऊपर काम करने वाली सभी ड्रग के अंदर 2 चीज़ ऑलवेज देखें, लीवर फंक्शन टेस्ट और ब्लड काउंट्स। स्पाइरोनोलेक्टोन, इससे हम लोग वाकिफ़ हैं, अल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, लेकिन इसमें भी एंटी एंड्रोजेनिक एक्टिविटीज़ डेवलप होती हैं। कैसे, क्योंकि ये जो एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स हैं उसमें DHT के साथ compete करती है, ठीक है, तो जिससे DHT की एक्शन नहीं आ पाती है, तो इसीलिए इससे एंटी एंड्रोजेनिक इफ़ेक्ट्स भी डेवलप होती है। तो इसे कई बार इन अ ट्रीटमेंट ऑफ हर्सुटिज्म भी ट्राई किया गया है। तो दैट्स इट, इतने ही थे कुछ ड्रग्स, इंपॉर्टेंट ड्रग्स और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एंड्रोजन वाले टॉपिक्स में से पूछे जा सकते हैं। जैसे हमने बात की थी कि हम लोग ऐसा कंटेंट क्रिएट करने का ट्राई करते हैं कि जो पढ़ने के बाद अगर बच्चे बुक्स पढ़ें तो उनके लिए वो इजी हो जाए कि कौन सी चीज़ों के ऊपर उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए।
चीज़ें कंसेप्चुअली वो समझ सके और फिर वो रट सके, चीज़ों को याद कर सके। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग सब कुछ इन्वॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पूछे जाते हैं एमसीक्यू के अंदर, वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं, तो अगर हमारे चैप्टर्स के थ्रू या फिर हमारे वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप जाएंगे तो आधे घंटे में 1 घंटे के लेक्चर्स में आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस में से एमसीक्यूज पूछते हैं, किसका मैक्सिमम फोकस है। फिर आप बुक्स में से पढ़ें, तो आपका कंसेप्चुअली बहुत क्लियर टॉपिक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।